लद्दाख के लोग चाहते हैं कि लद्दाख को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 6th शेड्यूल में डाल दिया जाए। तो ये 6th शेड्यूल है क्या, इससे क्या फ़ायदा मिलेगा, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 6th शेड्यूल हमारे संविधान की सबसे अनोखी और जटिल व्यवस्थाओं में से एक है, जिसे विशेष रूप से नॉर्थ ईस्ट इंडिया के ट्राइबल एरियाज के लिए बनाया गया था। इसका उद्देश्य था कि उन क्षेत्रों की जनजातीय पहचान, उनकी कल्चर, उनका ट्रेडिशन और उनका सेल्फ रूल सुरक्षित रह सके। ये उद्देश्य था। जब संविधान बनाया जा रहा था तो ये चिंता थी कि भारत के बाकी हिस्सों की तरह यहाँ की सोसाइटीज को मेन स्ट्रीम में शामिल करना आसान नहीं होगा, क्योंकि उनकी भौगोलिक स्थिति, उनकी सामाजिक संरचना और उनकी कल्चरल जीवन शैली पूरे देश से अलग थी। इसी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन ने 6th शेड्यूल को एक विशेष प्रावधान के रूप में, यानी कि स्पेशल प्रोविजन के रूप में अपनाया, ताकि उन इलाकों को ऑटोनॉमी दी जा सके, लेकिन साथ ही साथ इंडियन यूनियन का हिस्सा भी बनाया जा सके। 6th शेड्यूल का आधार आर्टिकल 244 सब क्लॉज 2 और आर्टिकल 275 सब क्लॉज 1 है। इन आर्टिकल्स के अनुसार ट्राइबल एरियाज को स्पेशल रिकॉग्निशन और स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन की सुविधा मिलती है। ये शेड्यूल केवल 4 राज्यों में अभी तक लागू है: असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इन राज्यों के कुछ डिस्ट्रिक्ट और रीजन्स को 6th शेड्यूल के तहत ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और ऑटोनॉमस रीजनल काउंसिल दिए गए हैं, जिनका मकसद है लोकल लेवल पर गवर्नेंस को ट्राइबल लोगों के हाथ में देना। ये अरेंजमेंट देश के किसी और हिस्से में नहीं है, इसलिए इसे इंडियन फेडरलिज्म का सबसे यूनिक प्रयोग माना जाता है। इस शेड्यूल का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, यानी कि ADC। हर ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में मैक्सिमम 30 मेंबर्स होते हैं। इसमें 26 मेंबर जनता द्वारा सीधे डायरेक्टली चुने जाते हैं और 4 मेंबर गवर्नर के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। काउंसिल को लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल तीनों पावर दी गई हैं। लेजिस्लेटिव पावर के तहत काउंसिल भूमि, फॉरेस्ट, वाटर, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, मैरिज, डिवोर्स, सोशल कस्टम और ट्राइबल इनहेरिटेंस जैसे मैटर्स पर कानून बना सकती हैं। लेकिन इन लॉज को लागू करने के लिए गवर्नर की अप्रूवल जरूरी है। इस तरह ये व्यवस्था एक तरह की शेयर्ड पावर दिखाती है, जिसमें ट्राइबल काउंसिल को लोकल ऑटोनॉमी तो दी गई है, लेकिन अल्टीमेट कंट्रोल अभी भी इंडियन स्टेट्स के पास ही है। जुडिशियल पावर भी काउंसिल को दी गई है। काउंसिल अपने क्षेत्र में कोर्ट स्टैब्लिश कर सकते हैं और जस्टिस डिलीवर कर सकते हैं, खासकर उन मामलों में जो ट्राइबल कस्टम और ट्रेडिशंस से जुड़े होते हैं। यहाँ की कोर्ट इंडियन पिनल कोड यानी कि IPC और CRPC से अलग कस्टमरी लॉज के आधार पर निर्णय ले सकते हैं। अब तो IPC CRPC रहे नहीं, BNS और BNSS, तो उनके आधार पर ये लोग मतलब उनसे अलग भी कस्टमरी लॉज के आधार पर निर्णय ले सकते हैं। हालांकि बड़े क्रिमिनल केसेस या सीरियस सिविल केसेस पर जुरिस्डिक्शन स्टेट जुडिशरी के पास ही रहती है। एग्जीक्यूटिव पावर के तहत काउंसिल एजुकेशन, हेल्थ, इरिगेशन, प्राइमरी एग्रीकल्चर, सोशल वेलफेयर और ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन जैसे सब्जेक्ट पर काम करती हैं। इस तरह 6th शेड्यूल काउंसिल्स सिर्फ सिंबॉलिक बॉडीज नहीं बल्कि वास्तव में एक गवर्नेंस की बड़ी जिम्मेदारियां निभाती हैं। फाइनेंशियल पावर भी इन काउंसिल्स को काफ़ी ज़्यादा दी गई हैं। काउंसिल्स अपने एरियाज में टैक्स, फीस और टोल्स लगा सकते हैं। वे मार्केट, फेरी, रोड, व्हीकल, एनिमल और गुड्स पर टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा उन्हें स्टेट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी ग्रांट्स मिलते हैं। इससे काउंसिल्स को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिलती है, जो लोकल डेवलपमेंट के लिए जरूरी होता है। गवर्नर की भूमिका 6th शेड्यूल में काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पावरफुल है। गवर्नर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के लॉ को अप्रूव करता है, डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्रीज को चेंज कर सकता है, नया डिस्ट्रिक्ट बना सकता है या एग्जिस्टिंग डिस्ट्रिक्ट को मर्ज कर सकता है। और गवर्नर ये भी डिसाइड कर सकता है कि काउंसिल के किस लॉ को फॉलो किया जाएगा या किस लॉ को लागू किया जाएगा और किसे सस्पेंड किया जाएगा। इस तरह गवर्नर एक प्रकार से लिंक का काम करता है ट्राइबल सेल्फ रूल और इंडियन स्टेट्स के बीच में। 6th शेड्यूल की खासियत यह है कि यह एक मल्टी लेयर्ड सिस्टम है। इसमें अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में एक से अधिक ट्राइब्स रहती हैं तो उनके लिए ऑटोनॉमस रीजनल काउंसिल बनाई जा सकती है। इसका मतलब ये है कि एक डिस्ट्रिक्ट के भीतर भी अलग अलग कल्चरल ग्रुप्स हैं, तो उन्हें अलग आइडेंटिटी और अलग गवर्नेंस स्ट्रक्चर दिया जा सकता है। ये फ्लेक्सिबिलिटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जीनियस को दिखाती है। इसमें यूनिटी
को बनाए रखते हुए डाइवर्सिटी को एकोमोडेट किया गया है। लेकिन इस शेड्यूल के इम्प्लीमेंटेशन में कई चैलेंजेस भी आए हैं। काउंसिल्स और स्टेट गवर्नमेंट के बीच अक्सर पावर कॉन्फ्लिक्ट होता है, क्योंकि दोनों ही एजुकेशन, हेल्थ, डेवलपमेंट और रिसोर्सेज पर कंट्रोल चाहते हैं। काउंसिल्स में करप्शन और इनएफिशिएंसी के भी आरोप लगते हैं। कई बार काउंसिल्स ने अपने ऑटोनॉमी का इस्तेमाल कम्युनिटी वेलफेयर के बजाय पावर पॉलिटिक्स के लिए किया है। इसके अलावा कई ट्राइबल ग्रुप्स ने यह डिमांड की है कि उन्हें 6th शेड्यूल से ज़्यादा पावर चाहिए, और इसी वजह से बोडोलैंड या गोरखालैंड जैसे अलग राज्य आंदोलनों को बल मिलता है। इसके बावजूद 6th शेड्यूल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे प्रोग्रेसिव और विजनरी प्रोविजंस में से एक है। इसने दिखाया कि कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ यूनिफॉर्मिटी थोपने का दस्तावेज नहीं है, बल्कि ये एक फ्लेक्सिबिलिटी के साथ में काम कर सकता है। ये शेड्यूल ट्राइबल पीपल को ये भरोसा देता है कि उनकी कल्चर और ट्रेडिशन को रेस्पेक्ट किया जाएगा और वे अपनी आइडेंटिटी के साथ इंडियन मेन स्ट्रीम का हिस्सा बने रह सकते हैं। यह एक ऐसा मॉडल है जो पूरे वर्ल्ड में रेयर है, क्योंकि बहुत कम कॉन्स्टिट्यूशंस इतने डिटेल्ड तरीके से ट्राइबल ऑटोनॉमी की व्यवस्था करते हैं। अगर 6th शेड्यूल को एक लाइन में समराइज करना हो तो ये कहा जा सकता है कि यह इंडियन फेडरलिज्म का एक लिविंग एग्जाम्पल है, जिसमें सेल्फ रूल और सेंट्रल अथॉरिटी दोनों साथ एग्जिस्ट करते हैं। यह ट्राइबल कम्युनिटीज को ऑटोनॉमी देता है और इंडियन स्टेट को सोवरेनिटी। इस तरह 6th शेड्यूल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट को क्रिस्टल क्लियर तरीके से प्रकट करते हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी के रूप में। थैंक यू।